माइटेक्स एक बेसिक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है और इनके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं ग्रेजुएट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें तो इसमें इनका एक प्रोग्राम है ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप का। कनाडा जाते हैं, वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो सारे पैसे माइटेक्स का एक अवार्ड प्रॉपर बनता है कि आपको फ़्लाइट के कितने पैसे मिलेंगे, आपको एकोमोडेशन के पर वीक कितने पैसे मिलेंगे, तो वो आपको वापस हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली खर्चा आपको खुद करना पड़ता है। इनिशियली उनकी तरफ से आपको कोई नहीं मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती। कनाडा अपनी मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो माइटेक्स आपको एक ख़ास फंड देता है। तकरीबन वो होते हैं 15,000 कैनेडियन डॉलर्स। आई थिंक कॉन्फिडेंस, मोस्टली हमें उनको बच्चों को चीज़ें पता होती हैं, लेकिन वो प्रोफेसर के साथ ना उधर जब मीटिंग हो रही होती है तो प्रोफेसर का बड़ा शाई होके ना वो कंजर्व, अगर प्रोफेसर एक गलत चीज़ भी बता रहा है तो मतलब थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा है और बच्चों को पता है यार ये चीज़ कैसे है, तो वो अमूमन थोड़ा बहुत शाई हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ करने का मुझे मौका मिला, कुछ इंडस्ट्री के टूर्स थे, उसके साथ फिर इनके कुछ मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स थे माइटेक्स के, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इन अ होल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद Assalamu alaikum, my name is Zarham Ahmed and I'm a final year student of Bachelor's of Electrical Engineering from UT Lahore. I'm also a former MITEX Global Link Research intern and today I'll be telling you everything about it. तो माइटेक्स एक बेसिक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है और इनके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं ग्रेजुएट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट्स दोनों के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें तो इसमें इनका एक प्रोग्राम है ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप का। ये भी प्रोग्राम जहाँ पे मैं भी इंटर्नशिप करके आया हूँ और अभी पाकिस्तान में 2020 से ये पाकिस्तान में आना शुरू है, उससे पहले पाकिस्तान में ये नहीं था। और इसमें बेसिकली होता ये है कि काफ़ी हमारे पास उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपने अप्लाई करना होता है। वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया और बेस्ड अपॉन द प्रोफेसर आपकी सिलेक्शन होती है। तो बेसिकली ये ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें एक दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, उसके साथ आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए आपके पास, और एसओपी का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो आपके पास होते हैं, अब उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली जो बनाने का एक तरीका होता है वो ये है कि उसके ख़ास फॉर्मेट होता है। आपके पास एक यूनिवर्सिटी का लेटर हेड होगा, उस यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आपके प्रोफेसर कुछ प्रिंटेड फॉर्म में या हैंड रिटन फॉर्म में लिख देंगे, और वो रिकमेंडेशन बेसिकली थोड़ी बहुत पर्सनलाइज्ड होती है, वो कि जेनेरिक फॉर्म में नहीं होती। और ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन होती है वो एक ख़ास नीश से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में प्रोफेसर रिलेट कर देते हैं कि मेरे पास इस स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था या मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ ज़रूर उसके अंदर लिखवाएं। और उसके बाद उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के एंड पे कुछ स्टेम्प्स लगेंगे आपकी यूनिवर्सिटी की या आपके प्रोफेसर की या चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट या डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद जो रेज्यूमे का पार्ट है, रेज्यूमे के पार्ट में आपने बेसिकली उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करना है। आप जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप जिस नीश में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने अपने जो प्रोजेक्ट्स सीवी के अंदर लिखने हैं, आपने सारे उसी नीश से रिलेटेड लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में या एआई के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो सीवी के अंदर प्रोजेक्ट्स या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो सारे मशीन लर्निंग या एआई से रिलेटेड ही हों तो बेहतर है। और उसके बाद अगली चीज़ जो आपके पास आ जाती है वो, क्योंकि जब एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें आपको 4 मिनिमम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, और उन 4 प्रोजेक्ट्स की क्राइटेरिया ये होता है कि रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने उनको मिनिमम 3 डिफरेंट प्रोविंसेस में अप्लाई करना होता है। मतलब ये कि कनाडा में काफ़ी प्रोविंसेस हैं जिस तरह ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया। तो आपने कम से कम किसी भी 3 प्रोविंसेस के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। और बच्चों को काफ़ी असल में मसला होता है उसको ब्राउज़ करने में। तो अगर आप उधर प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे उनके फ़िल्टर्स के बटन्स लगे हुए हैं, तो आप उनके थ्रू ब्राउज़ कर सकते हैं, प्रोविंसेस भी ब्राउज़ कर सकते हैं, आप कोई कीवर्ड डाल के ख़ास प्रोजेक्ट्स भी ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो एसओपी है। एसओपी के बेसिकली इधर 2 पोर्शंस होते हैं। एक होता है कि आपका पहले नोबल अचीवमेंट्स वगैरह क्या रही हैं, और आपका पास एक्सपीरियंस क्या रिसर्च वगैरह के अंदर या इंटर्नशिप्स के अंदर।
तो रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट है या आपको कोई एक्सपीरियंस, आप उसको ज़रूर लिखें और कोशिश करें उसको फिर उसी नीश के साथ ही अलाइन रहने दें जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो आपका नोबल अचीवमेंट्स वाला पोर्शन है उसके अंदर आप एग्जैक्टली हर चीज़ लिखें। बेशक आपने कोई होस्टिंग की है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं आपके एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ। तो ट्राई टू इनकैप्सुलेट एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग मैटर्स इन दिस। कि आपका जो रिसर्च वगैरह का इंटरेस्ट है वो तो बहुत ही एक पर्सनल सी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा बहुत क्लासिफाई कर दें किसी एक नीश के साथ, जिस तरह अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक है या आप मशीन लर्निंग वगैरह का इंटरेस्ट है, तो आप उसको एआई या मशीन लर्निंग से रिलेटेड लिख दें कि मुझे उस प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको सिग्नल प्रोसेसिंग में जाना है या आपको आगे कंप्यूटर हार्डवेयर डिज़ाइन में जाना है, तो आप फिर उसकी एक नीश लिख देते हो कि मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रिसर्च करना पसंद है, मुझे डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पसंद है। और जब आपने अपना प्रोजेक्ट के बारे में अपने बारे में बताना होता है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है, उसके लिए आप अपनी एक्चुअली एवरीथिंग काउंट्स, उसमें फिर आप अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और बैक टू योर मे बी सम इवेंट दैट यू अटेंडेड, और अगर बेशक भी आपकी लीडरशिप वगैरह, क्योंकि वहाँ पे एसओपी टाइप चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने आप को किस तरह अगले को प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि इधर खाली आपका स्किल सेट नहीं मैटर करता, इसके साथ साथ आपका ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या की हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर फर्स्ट करो आप होस्टिंग वगैरह भी करते हो तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। आपको उन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स मेनली बच्चे नहीं लिखते या कम लिखते हैं, तो प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वो लिखने चाहिए जो उस फील्ड से रेलिवेंट हैं। जिस तरह अगर आपने फ़र्स्ट फिर वही कर लेते हैं, हम कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे और आपने कोई इंटर्नशिप फर्स्ट सेमेस्टर में की थी जो कि कोई डिजिटल मार्केटिंग की थी या कोई इस तरह की चीज़ है, वो डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप आपकी सीएस की प्रोफाइल के साथ मैच नहीं वैसे करती। तो अगर आप वो चीज़ें लिखो जो आपकी उसके साथ बेसिकली आपकी उस नीश के साथ एक अलाइन करती है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली इनका जो पहली इनिशियल फेज़ में सिलेक्शन होती है, वो होती है बेस्ड अपॉन द सीजीपीएस और आपकी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में बस वो ये देखते हैं कि आपने प्रॉपर्ली फिल की है, उसमें 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मौजूद हैं कि नहीं है, सीवी आपने लगाई हुई है, प्रॉपर आपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। और जो सीजीपीए की इनका क्राइटेरिया है वो कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने मिनिमम 80% रखा हुआ है, जो कि 3.2 बनता है आउट ऑफ 4। उससे नीचे वालों को ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे, और 3.2 या जिससे ऊपर सीजीपी होगा उनकी एप्लीकेशंस फिर आगे प्रोफेसर्स को भेजी जाएंगी। तो बेसिकली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, और फिर जब वीज़ा आएगा उसके बाद फिर आपके टिकट्स वगैरह होंगे और फिर आप उधर अपनी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। तो वो भी किस्म का थोड़ा बहुत एलिजिबल बन जाता है, लेकिन एप्लीकेशन का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको सिलेक्शन के लिए कंसिडर करें, वो इनका या आपका सीजीपीए बेस पे ही होता है। सो इट डिपेंड्स, लेकिन शुरू में जो जैसे एप्लीकेशंस मोस्टली इनकी सितंबर में एंड हो जाती हैं, तो ये अक्टूबर सारा उसको खुद रिव्यू करता है माइटेक्स, और वो आपको फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं, इसमें सीजीपीए और आपका एलओआर वगैरह देखते हैं। उसके बाद नवंबर के मिड से या नवंबर के एंड से लेके और जनवरी तक ये फिर प्रोफेसर्स के पास आपकी प्रोफाइल चली जाती हैं, जो मतलब वो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करते हैं। फिर वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे रीच आउट करते हैं। कुछ प्रोफेसर्स आपको डायरेक्टली ही अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन वगैरह होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेसर्स। हाँ, सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इन विच नीश यू आर वांटिंग टू गो। सो अगर आप एक कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में अप्लाई कर रहे हो। आपको मशीन लर्निंग, एआई या उस तरह के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करेंगे तो आपका बैकग्राउंड भी वो होगा और आगे फिर वो आपकी यकीनन इंटरेस्ट भी मैच करेगा। तो आपको किसी खास नीश के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना चाहिए।
फाइनेंशियल कवरेज में ये होता है कि इनिशियली चीज़ों का आपको खुद पे करना पड़ता है, जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस, आपकी जो टिकट आपने देनी है, टिकट के पैसे, और उसके बाद जो आपने इनिशियली अपनी अकोमोडेशन के अगर पैसे वगैरह देने, तो आपने खुद करने हैं। लेकिन जब आप कनाडा जाते हैं, वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो सारे पैसे माइटेक्स का एक अवार्ड प्रॉपर बनता है कि आपको फ़्लाइट के कितने पैसे मिलेंगे, आपको अकोमोडेशन के पर वीक कितने पैसे मिलेंगे, तो वो आपको वापस हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली खर्चा आपको खुद करना पड़ता है, इनिशियली उनकी तरफ से आपको कोई नहीं मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती। सो अगर आप सिर्फ एक प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट आपके पास एप्लीकेशन आई है, उसमें एक बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंसेज में किया हुआ है और आगे वो मतलब किसी भी सर्किट्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, जो नॉन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो आपको प्रोफेसर तब ही कंसिडर करेगा जब आपके पास कोई बहुत ही ख़ास किस्म का एक्सपीरियंस होगा, आपने कोई ख़ास रिसर्च की होगी उस फील्ड में। क्योंकि अगर आप रैंडमली अपनी फील्ड जंप करते हो तो बेसिकली इट डजेंट मैच अप, वो डॉट्स नहीं लिंक करते, आप वो बता नहीं सकते कि अच्छा मैं कंप्यूटर साइंसेस का हूँ तो मैं इस फील्ड में क्यों जाना चाह रहा हूँ। आपके पास कोई बैकग्राउंड होना चाहिए उसके लिए फिर। तो अगर आप सक्सेसफुली माइटिक्स की ये इंटर्नशिप को हासिल कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप मास्टर्स करना चाहें तो आपको माइटिक्स एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है माइटिक्स का, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल के। अगर आप कनाडा अपनी मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो माइटिक्स आपको एक ख़ास फंड देता है, तकरीबन वो होते हैं 15,000 कैनेडियन डॉलर्स। वो आपकी फंडिंग आपको दे देता है और उसके थ्रू आप अपनी फीसिस वगैरह एक्सपेंसेस ड्यूरिंग मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हो। लेकिन उसका एक लिमिट ये होती है कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के विद इन 2 ईयर्स आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है, वरना वो एक्सपायर हो जाता है। प्रोस इसके मेरे ख्याल से कौन से थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोस का इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपको एक रिसर्च इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस वक्त ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर वगैरह की चीज़ों को काफ़ी इंकरेज किया जा रहा है। तो वहाँ पे रिसर्च करना, और फिर वहाँ पे क्योंकि काफ़ी डाइवर्स प्रोग्राम है, यहाँ पे पूरी दुनिया से बच्चों ने आना है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया वगैरह से नहीं, यहाँ पे फ्रांस वगैरह से बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो आप उनके साथ इंटरेक्शन होती है, आप उनके साथ काम करते हो, तो आपको एक डाइवर्स माहौल में जो एक पढ़ने का मौका मिलता है, एक सीखने का मौका मिलता है, वो आपको विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री आपको नहीं मिल सकता। आप एक मुल्क के अंदर रहते वो चीज़ें नहीं हासिल कर सकते। और उसके अलावा इसके अंदर आपको फिर काफ़ी मतलब एज़ कनाडा आप वैसे भी फिर सकते हो, आपको वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट वगैरह भी हैं। कॉन्स में थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को वहाँ पे शुरू में थोड़ा सा सेटल होने में मसला होता है, क्योंकि एक नया मुल्क के एक नई जगह होती है और शुरू में थोड़ा सा सेटल होने का मसला होता है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, उनको इंग्लिश का सबसे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, वो अपनी बात प्रॉपर नहीं कर पाते। तो बेटर वर्क ऑन दोज थिंग्स, ताकि आप उन चीज़ों में बेहतर हो जाएं, वो चीज़ें जो वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एज सच इसमें कोई इतना आपको बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं मिल सकता इसमें। आई थिंक कॉन्फिडेंस, मोस्टली हमें उनको बच्चों को चीज़ें पता होती हैं, लेकिन वो प्रोफेसर के साथ ना उधर जब मीटिंग हो रही होती है तो प्रोफेसर का बड़ा शाई होके ना वो कंजर्व, अगर प्रोफेसर एक गलत चीज़ भी बता रहा है तो मतलब थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा है और बच्चों को पता है यार ये चीज़ कैसे है, तो अमूमन थोड़ा बहुत शाई हो जाते हैं, क्योंकि स्किल्स वगैरह का इतना इशू नहीं होता। जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अक्सर चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस में ये भी रही हुई हैं कि जो हमने किया हुआ है काम अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वहाँ पे बच्चे वो ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए तो +1 होता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली हमारे स्किल सेट को शोकेस नहीं करवा सकते उनके सामने। It is 12 weeks. For Pakistan it is 12 weeks, but it just ranges from 10 to 12 weeks. I think for China it is 10 weeks, लेकिन पाकिस्तान के लिए it is 12 weeks. वो उधर की यूनिवर्सिटी है या यूईटी? अच्छा, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी।
Okay. reopens when I'm still there. Okay. So what time is my university providing that piece? सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि जो इंटर्नशिप स्टार्ट्स हो जाती हैं इनकी ये अप्रैल के एंड से और अक्टूबर तक टाइम होता है, तो आपने अपने 12 वीक्स पूरे करने हैं। तो जो रेगुलर सेमेस्टर्स होते हैं, आपका जो स्प्रिंग का सेमेस्टर होता है वो मई तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जून में भी उधर जाते हो तो आप अगस्त तक वापस आ सकते हो अपनी इंटर्नशिप करके। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ओवरलैप हो गया वीज़ा की वजह से कि आपका वीज़ा नहीं आया, तो आपको बाद में जाना पड़ेगा। तो मोस्टली द प्रोफेसर्स देयर आर अकोमोडेटिंग, आपको वो अकोमोडेट कर देते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, जितना अर्सा आप यहाँ पे हो आप उतना काम कर लो, उसके बाद आप रिमोटली काम कर लेना। लेकिन उसका थोड़ा बहुत इशू ये बच्चों के लिए बनता है कि उनको जो फिर स्टाइपेंड मिलना है, क्योंकि स्टाइपेंड आपको 3 फेजेस में मिलता है, तो फिर आप जितने फेजेस के लिए कनाडा में हो आपको उतने फेजेस का ही मिलेगा। अगर आप जब वापस आ जाओगे उसके बाद आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये माइटिस की एक रिक्वायरमेंट है कि आप 12 वीक्स के लिए कनाडा में ही हो, आप उधर से बाहर ना निकलें। लेकिन आप अगर उनसे बात कर लें कि आपका इशू है तो वो आपको इजाज़त दे देते हैं। सॉरी, माई एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट गुड। इसके अंदर फिर बात वही आ जाती है कि मुझे काफ़ी वहाँ पे एक तो डाइवर्स कम्युनिटी थी, वहाँ पे आप काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी थी, उन सब के साथ मेरी मतलब मुलाकात भी हुई, बात वगैरह भी हुई। फिर आपको ये भी पता चलता है कि अगले काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम करने का तरीका अलग होता है, दूसरों का अलग होता है। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, वहाँ पे रिसर्च करने का एक तरीका है, एक पूरा पैटर्न है, आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और फिर वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ करने का भी मुझे मौका मिला, कुछ इंडस्ट्री के टूर्स थे, उसके साथ फिर इनके कुछ मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स थे माइटेक्स के, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इन अ होल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद थोड़े बहुत टूरिज्म के स्पॉट्स भी थे जो भी मैंने विजिट किए थे, तो इट वाज क्वाइट गुड। आई एंजॉयड माय एक्सपीरियंस। फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, कि जिन प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हो, आप बच्चे ये गलती ना करना कि आप बहुत हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। ठीक है, आपको करना चाहिए, टेक द रिस्क, लेकिन आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे आपको श्योरिटी हो कि आप 100% उनके साथ मैच कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाता है, और ये बेसिकली जो सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है, जब आप बेसिक क्राइटेरिया पास करते हो एलिजिबिलिटी का, उसके बाद वो सारा आपका आपकी प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड होता है कि आप किन प्रोजेक्ट्स में आपने अप्लाई किया और आप उनके साथ किस तरह मैच कर रहे हो। तो अगर आप प्रोजेक्ट से ही सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद यू कैन श्योरली गेट एन इंटर्नशिप।